हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मेंस प्रश्न उत्तर सीरीज का आज तीसरा प्रश्न है और ये प्रश्न भी IAS 2023 के क्वेश्चन पेपर से हमने लिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं और फिर एक बेहतर मॉडल आंसर लिखने का और डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में आवागमन और निवास का अधिकार है। दोनों बातें की गई हैं, यानी भारत के नागरिकों की बात हो रही है। भारत के पूरे क्षेत्र में यानी भारत की पूरी परिधि में आवागमन यानी आने जाने का और निवास यानी बस जाने का स्वतंत्र रूप से अधिकार उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी निरपेक्ष अधिकार नहीं है। अर्थात इस आवागमन और निवास के अधिकार पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी पूरे के पूरे विषय पे टिप्पणी करनी है। ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों का क्वेश्चन है, 10 अंक का क्वेश्चन है, IAS 2023 का क्वेश्चन है। अब यहां पे इस क्वेश्चन की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें भूमिका में अनिवार्य तौर पे आर्टिकल 19(1)D और आर्टिकल 19(1)E का जिक्र करना पड़ेगा और साथ ही इस आर्टिकल 19(1)D और E के जो युक्ति युक्त प्रतिबंधों की जो सूची है उसकी बात करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद हालांकि भूमिका में बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप भूमिका में ही 19(1)D और 19(1)E की पहले बात कर सकते हो और फिर हम बताएंगे कि ये जो अधिकार है ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अर्थात इन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और फिर आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध होगी, है ना। और फिर एक एक करके जो प्रतिबंध है वो बता सकते हो और अलग अलग एक दो वाद यदि आपको है उनका जिक्र कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी परिघटनाएं आपको पक्का पता होंगी जिसके चलते आवागमन और निवास के अधिकार पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं समय समय पे। तो चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)D और 19(1)E के तहत आवागमन और निवास की स्वतंत्रता के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अब सीधा आप बता सकते हो कि आर्टिकल 19(1)D बात कहता है कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, यानी प्रत्येक नागरिक को भारत के पूरे हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है 19(1)D के तहत। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी 19(5) का जिक्र आपको करना पड़ेगा। 19(5) के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं दो आधारों पे। एक तो आम जनता के हितों के लिए राज्य लोगों के स्वतंत्र आवागमन को रोक सकता है, यानी आम जनता के हित के लिए, और साथ ही अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी आवागमन की स्वतंत्रता से रोका जा सकता है। यानी 19(1)D का अपवाद हो गया 19(5). इसी तरीके से 19(1)E की यदि हम बात करें तो 19(1)E भारत की परिधि में भारत के नागरिकों को किसी भी हिस्से में रहने, निवास करने या बस जाने का अधिकार दिया गया है 19(1)E के तहत, ये बताना पड़ेगा हमको। और उसके बाद 19(6) में ये कहा, इसी 19(5) के तहत ही इसके भी सेम वही अपवाद हैं जो 19(1)D के तहत अपवाद थे, यानी आम जनता के हितों के लिए और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिहाज से लोगों के ऊपर युक्ति युक्त यानी नागरिकों के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ आवागमन और निवास का स्वतंत्र अधिकार दिया है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार दिया है, वहीं पे इन अधिकारों ये जो अधिकार है ये निरपेक्ष नहीं है, इनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे हम एक दो मामलों का जिक्र कर लेंगे और कुछ घटनाक्रम का जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ है 1977 का। ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर इस वाद में ये कहा गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें गैर निवासियों के प्रवेश और निवास को प्रतिबंधित किया गया था। यानी कि राज्य ने बेसिकली कानून बनाया जिसके तहत ये
इस कानून को वैध करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और यह कह दिया था कि भाई यदि राज्य की सुरक्षा का मसला है तो ऐसे में गैर निवासियों के प्रवेश और निवास को प्रतिबंधित किया जा सकता है राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर। पहला मुद्दा। दूसरा, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1963 का मामला है। इसमें भी न्यायालय ने माना था कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित रखने के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और यहां पे हम प्रतिबंधों के कुछ उदाहरणों का भी जिक्र इस क्वेश्चन में यदि कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास तर्क होंगे ये पुष्ट करने के लिए कि भाई ये देखो अधिकार तो है लेकिन वो निरपेक्ष नहीं है। यहां पे आप जिक्र कर सकते हो जनजातीय क्षेत्र, यानी अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, उनके तौर तरीकों के संरक्षण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये उदाहरण है ना कि निरपेक्ष नहीं है। दूसरा, इनर लाइन परमिट, ILP का इशू आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के संदर्भ में सुना होगा कि किसी राज्य में गैर निवासियों या गैर मूल निवासियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया जा सकता है कि केवल वही लोग उस राज्य में प्रवेश ले सकते हैं जिनके पास इनर लाइन परमिट होगा। बात समझ में आई। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ताकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए जो बाहरी लोग हैं उनके आवागमन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही वेश्याओं की आवाजाही, ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का ये डिसीजन था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि वेश्याओं की आवाजाही की स्वतंत्रता को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी जो प्रोस्टिट्यूशंस हैं उनकी आवाजाही को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये न्यायालय का आदेश है, ध्यान रखना। इसके बाद कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लॉकडाउन लगाया गया और एक क्षेत्र के व्यक्ति का दूसरे क्षेत्र में आवागमन और निवास इत्यादि पे प्रतिबंध, विशेष तौर पे आवागमन पे प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के संदर्भ में यदि किसी राज्य में कर्फ्यू घोषित किया जाता है तो लोगों के जो निर्बाध आवागमन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे ही अन्य प्रतिबंधों में जो राज्य सैन्य क्षेत्र हैं, है ना, जो सैन्य क्षेत्र होते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, उसमें निर्बाध आवागमन नहीं कर सकता नागरिक। जैव मंडल रिजर्व के कुछ एरियाज संरक्षित होते हैं जिसमें बाहरी लोगों के आवागमन पे प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही संरक्षित क्षेत्रों आदि के अंदर लोगों की आवाजाही पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां तक आते आते हमने क्वेश्चन को समझ लिया, भूमिका को बता दिया, आर्टिकल 19(1)D, आर्टिकल 19(1)E का जिक्र कर दिया और आर्टिकल 19(5) में क्या प्रतिबंध बताए गए हैं उनका जिक्र कर दिया। मामले यदि आप बताना चाहो, आपको याद है तो बता सकते हो, अदरवाइज तनाव में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे, चाहे ILP का एग्जाम्पल है, चाहे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का एग्जाम्पल है, चाहे प्रोस्टिट्यूशंस के प्रतिबंध का एग्जाम्पल है। इसके साथ ही हम जैव मंडल रिजर्व इत्यादि की उसकी बात, सैन्य क्षेत्रों के संरक्षण के लिहाज से आवागमन के ऊपर प्रतिबंधों की बात कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान आवागमन पर प्रतिबंध लगा, सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके आपका आंसर कंप्लीट होगा और यहां तक आते आते आप ये दोनों मुद्दे पुष्ट कर चुके हो अपने आंसर में कि देखो भाई, दो बातें पूछी गई थी कि आवागमन का अधिकार है, हमने बता दिया विद आर्टिकल, हमने ये भी बता दिया कि ये निरपेक्ष नहीं है ना, विद आर्टिकल भी बता दिया, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए ताकि हम पुष्ट कर सके। और फाइनली हम निष्कर्ष लिखेंगे कि ये मामले दर्ज हैं आवागमन और निवास की स्वतंत्रता के अधिकार हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक हैं, लेकिन वो निरपेक्ष नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे कमजोर समुदायों की सुरक्षा के हित में राज्य द्वारा इस अधिकार पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दैट्स इट। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल इजीली यदि आप 4-5 एग्जाम्पल देके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इसको लिखने का प्रयास जरूर करना, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो तभी कंटिन्यू रहेगी जब आपका सहयोग इस सीरीज को व्यापक तरीके से मिलता रहेगा। क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि कम से कम
जो 5-10 सालों के क्वेश्चन में डिस्कस करूं पॉलिटी के, और उसके बाद हम अन्य क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों मॉनसून ऑफर चल रहा है, 31 जुलाई तक वैलिड है। यदि आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी एक फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। पूरा जीएस हमारी जिम्मेदारी होगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लाइव क्लासेस हैं। 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होंगी। इसके साथ ही आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, निबंध लेखन, सी सेट, करंट अफेयर, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस पे लिंक दिया होगा, लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ। फिलहाल ये बैच आपको मात्र 24,999 में मिल जाएगा, लेकिन मात्र 31 जुलाई तक ही ये जो ऑफर है वो वैलिड है, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस बैच की शुरुआत हो चुकी है 27 यानी अभी हाल ही में शुरू हुआ है राज व्यवस्था विषय के साथ, जिसे अमृत उपाध्याय सर पढ़ा रहे हैं। ये एक निःशुल्क बैच होगा। यदि आप 2025 का पीटी पास करते हैं तो आपको आपकी पूरी फी वापस कर दी जाएगी, 2.5 साल की वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए LD लाइव कोड के साथ। बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी। ठीक है, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी सेम नाम से है। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आ रही होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।